अब तक जो जो पढ़ लिया चैप्टर में सब कुछ आता है? किसी चीज में कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बोलो, सबसे पहले हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? रोटेशनल इनर्शिया, किसी चीज को घुमाने के लिए। अंजू थोड़ा इधर होके बैठ जाओ, ऐसे, ठीक है? क्या होता है बोलो? रोटेशनल एफर्ट। और होता क्या है ये? एम आर स्क्वायर, है ना? हर एक अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है ना? उसके लिए रॉड के लिए इधर से कितना था ऐसे? एम एल स्क्वायर बाई 3, यहां से एम एल स्क्वायर बाई 12, और इसके अलावा कोई भी और एक्सेस हो तो क्या करेंगे? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर। जितना भी डिस्टेंस होगा ना सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से, जितना भी डिस्टेंस होगा, तो सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया था। इसके बाद इसमें आई थी एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि भैया आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, है ना? ये 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए थी बस। यस और नो? याद होगा आप लोगों को? ठीक है, आई पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टॉर्क। क्या होता है? आर क्रॉस एफ, यानी कि आर एफ साइन थीटा। आर की डायरेक्शन में फिंगर्स करते हैं और एफ की तरफ घुमा देते हैं। जो थंब की डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन देगी। और टॉर्क क्या है? बेसिकली रोटेशनल एफर्ट है ना? ये रोटेशनल मास, ये रोटेशनल एफर्ट। जैसे मास और फोर्स होती है, ऐसे ही इनर्शिया और टॉर्क होते हैं। सही है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही टॉर्क क्या हो जाएगा? आई इंटू अल्फा। कोई भी समस्या होगी इसमें? कोई भी समस्या नहीं है? ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, अब यहां पे ये आपके पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक आपके पास पुल्ली है, ठीक है भाई? पुल्ली है और पुल्ली के ऊपर ऐसे धागा लपेटा हुआ है और एक एंड जो है धागे का वो इधर की तरफ लेके आया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम इस रस्सी को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है? इस रस्सी को जो मैं पकड़ रहा हूं और खींच रहा हूं, मेरे हाथ का एक्सेलरेशन है ए, तो रस्सी का भी कितना होगा? ए। अच्छा, मुझे बताओ, रस्सी का एक्सेलरेशन ए है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? अच्छा, जो पॉइंट जस्ट इस पुल्ली के ऊपर, उसका भी कितना होगा? ए। यस और नो? मुझे एक बात बताओ कि अगर देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुल्ली, जो आपकी स्ट्रिंग है यानी कि जो धागा है और जो पुल्ली है, उसमें कोई फिसलने वाला काम नहीं हो रहा है, ये जो रस्सी है ये फिसल नहीं रही है, इसके ऊपर प्रॉपर लिपटी हुई है और खींच रहे हैं, तो पुल्ली भी घूम रही है और स्ट्रिंग खींचा जा रहा है। तो बोलो, ये पॉइंट जो P है ये कहां है? ऑन द पुल्ली, सॉरी ऑन द स्ट्रिंग, इस धागे के ऊपर है ये पॉइंट P, और इसके जस्ट यहां पे ये पॉइंट कौन सा है? Q पॉइंट है। और Q पॉइंट कहां है? पुल्ली के ऊपर। सही है? अब मुझे देखो, अगर मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं, मुझे पुल्ली नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ P पॉइंट और Q पॉइंट दिख रहे हैं। बोलो, ये पॉइंट कहां जा रहा है? P पॉइंट आगे की तरफ, ये Q पॉइंट भी इस टाइम पे आगे की तरफ ही तो जा रहा है। तो बोलो, P पॉइंट का एक्सेलरेशन और Q पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा या नहीं होगा? सही है? तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन विच इज ऑन द स्ट्रिंग, Q पॉइंट का एक्सेलरेशन विच इज ऑन द पुल्ली, क्या होगा? सेम। कोई दिक्कत है भाई इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, टॉर्क हमने पढ़ लिया है। मान लो कि यहां से F फोर्स लगाई जा रही है और इसकी जो रेडियस है वो R के बराबर है। तो बोलो, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? R, और फोर्स कितनी लग रही है? F। तो बोलो R क्रॉस F, RF, और बोलो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो RF साइन 90, यानी कि RF इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क हो जाएगा। यस और नो? तो हमारे पास एक लिंक हो गया है। कौन सा? यही लिंक है कि P पॉइंट का एक्सेलरेशन Q पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यही हमारा लिंक है ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। सही है? जैसे आपने पहले क्या पढ़ा था? एक मास इधर लटका हुआ है, एक मास इधर लटका हुआ है। पहले क्या हो रहा था? वो पुल्ली जो है घूम नहीं रही थी। वो पूरा का पूरा सिस्टम कैसा था? फ्रिक्शनलेस। जो रस्सी है वो पुल्ली के ऊपर फिसल रही थी ऐसे, ठीक है ना? क्या कर रही थी? फिसल रही थी। अभी क्या होगा? पुल्ली साथ में घूमने लगेगी और उसमें हमें इस बात का इस्तेमाल करना है, क्या? कि जो रस्सी का एक्सेलरेशन है और जो पुल्ली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है वो क्या है? सेम। ठीक है भाई? पुल्ली का इधर वाला एक्सेलरेशन, बोलो, ये पुल्ली का पॉइंट इधर जा रहा होगा कितने एक्सेलरेशन से? जितना एक्सेलरेशन ये है ए। यस और नो? अब मुझे बात बताओ, एक ये जो Q पॉइंट है ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। बोलो भाई, सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला एक पॉइंट
सर्कुलर पाथ पे चलने वाला एक पॉइंट है, पॉइंट मास है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है जो ए एक्सेलरेशन से चल रही है। बोलो ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, टेंजेंट के अलोंग या सेंटर के अलोंग? तो बोलो इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? आर अल्फा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। यस और नो? तो बोलो ये जो ए क्यू है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू, दिस इज इक्वल टू आर अल्फा। यस और नो? कोई समस्या भाई? बोलो भाई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है जिसका एक्सेलरेशन ए हो, तो ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? आर अल्फा के। तो ए क्यू कितना आ जाएगा? आर अल्फा। अब बताओ अगर ए क्यू की वैल्यू आर अल्फा है तो एपी की वैल्यू भी कितनी होगी? सही है भाई? तो बोलो एपी इक्वल टू ए क्यू, क्यू इज पॉइंट ऑन द पुली, पी इज पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, एपी और ए क्यू का क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर होगा। बोलो भाई एपी इक्वल टू ए क्यू, ए क्यू कितना है? आर अल्फा। तो बोलो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर अल्फा के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलस्ट्रेशन है, मतलब एग्जांपल है कि भाई इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्या करना है। क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो भाई याद रखना है आर अल्फा एक्सेलरेशन होता है और दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम। ठीक है, ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सिर्फ सॉल्व करने का तरीका सीखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम जो चीजें हैं उनका सिर्फ मास, जैसे मास m1 m2 लेके चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी होगी तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा जब डाटा दिया होगा आपको। ठीक है, फिलहाल हमें क्या सीखना है? हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी सीखनी है और हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इक्वेशन लिखना सीखेंगे अभी। ठीक है, ओके। तो देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे छत है, छत से एक पुल्ली लटकी हुई है। ठीक है, पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। फ्रिक्शन जीरो नहीं है, फ्रिक्शन लेस नहीं है, ये फ्रिक्शन है यहां पे। ठीक है, एंड देयर इज नो स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसी बात को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज्यादा है रस्सी और पुल्ली के बीच में कि भले ये कितने भी एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जाए, पुल्ली उसके साथ साथ ही घूमेगी, फिसलेगी नहीं रस्सी उसके ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन इतना ज्यादा है, यही बात लिखी हुई है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, या मैं कहूं स्लिपिंग नहीं हो रही है, फिसल नहीं रहा है कोई भी किसी के ऊपर। ठीक है, सॉरी। अब देखो मास कितना है, एक m1 मास है मेरे पास और एक m2 मास है। m1 इज ग्रेटर देन m2 आपको दे रखा है। आपको बताना है कि भैया यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका अल्फा कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो नीचे जा रहे हैं ना, इनका तो लीनियर मोशन हो रहा है। बोलो भाई इनका क्या हो रहा है? लीनियर मोशन हो रहा है, और इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है बेसिकली इसका। बोलो भाई, और हमें एक्सेलरेशन और अल्फा दोनों निकालना है। सही है, अब मैं कहता हूं ये मेरा मास है m1, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1। ये मेरी पुल्ली है, इसका एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इसका एक्सेलरेशन m2 मास का a2 है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल बात है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशंस। देखो भाई इसके ऊपर लगने वाला m1 जी, ऊपर की तरफ t1 लगने वाला है। ठीक है, इसके क्या लगेगा? m2 जी, और ऊपर की तरफ t2 लगेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ क्या t1 और t2 इक्वल होंगे? नहीं होंगे आपकी बात। पहले होते थे जब फ्रिक्शन लेस होता था ना सिस्टम। क्यों भाई? क्योंकि टेंशन का एक पार्ट जो है इसको भी तो घुमा रहा है ना। इसको कौन घुमा रहा है? टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिलकर घुमा रहे हैं। तो बोलो यहां पे अलग टेंशन होगी और यहां पे टेंशन अलग होगी। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है सेम आ जाए, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है अलग आ जाए, लेकिन हम सेम नहीं मान सकते क्योंकि अलग हो सकती है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो क्या हो गया? t1 t2 अलग हो गए, a1 a2 भी अलग मान लेते हैं अभी के लिए। इस क्वेश्चन में a1 a2 सेम है, लेकिन आगे किसी क्वेश्चन में हो सकता है a1 a2 भी अलग हो जाए, क्योंकि हो सकता है पुल्ली की शेप चेंज हो जाए ना, स्पेशल टाइप की पुल्ली हो सकती है। ओके चलो, तो अब हम इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए इसके लिए, बोलो ये कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, ये जा रहा है नीचे, तो बोलो एक्सेलरेशन नेट नीचे, तो बोलो नेट फोर्स नीचे, नेट फोर्स नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
बोलो नेट फोर्स कितनी होगी, नीचे वाली माइनस ऊपर वाली, m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1a1, m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1a1। सही है। अच्छा इसके लिए क्या लिखेंगे, बोलो ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी है नीचे वाली कम है, तो बोलो ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू m2a2। सही है भाई। तो यहां पे जैसे ये लिखा हुआ है T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा ये देखो इसकी जो रेडियस है ना ये देने रखी है, वैसे r है, ठीक है, रेडियस इज r। अब बताओ यहां पे इस रस्सी का जो टेंशन है, बोलो टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, हमेशा अपनी तरफ खींचती है टेंशन। तो बोलो ये जो रस्सी है ये इस मास को तो ऊपर खींच रही है और उस पुल्ली को नीचे खींच रही है, यस और नो। अच्छा इसके बारे में बताओ, T2 इसको ऊपर खींच रहा है और इस पुल्ली को नीचे खींच रहा है, कितनी फोर्स से, T2 फोर्स से ही खींचेगा, यस और नो। यहां से यहां तक तो टेंशन सेम रहेगी, यहां से यहां तक टेंशन सेम रहेगी, बोलो। अच्छा हमने एक क्वेश्चन किया था कल परसों, एक पुल्ली थी, इधर टेंशन T1 लग रही थी, इधर टेंशन T2 लग रही थी, बोलो नेट टॉर्क कितना आया था। बोलो भाई ये वाली क्या कोशिश कर रही है, ये वाली फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है और ये वाली क्या कोशिश कर रही है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है। सही है। तो बोलो R क्रॉस F, R T1 और बोलो ये R क्रॉस F, R T2। बोलो बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे का क्या करेंगे, ओपोज करेंगे। सही है। तो बोलो R T1 माइनस R T2 इसका नेट टॉर्क हो जाएगा, और नेट टॉर्क आ गया मेरे पास कितना, R T1 माइनस R T2, मैं कहूंगा दिस इज इक्वल टू I अल्फा। बताओ भाई, बोलो टॉर्क I अल्फा के बराबर होता है, जैसे फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ऐसे ही टॉर्क क्या होता है, I अल्फा के बराबर होता है। ओके ऑल राइट। तो T1R माइनस T2R, बोलो भाई नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, आई दे रखा है आपको, आई है, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा मुझे बताओ इस मास का एक्सेलरेशन कितना है, A1, इस मास का एक्सेलरेशन A1। तो बोलो इस रस्सी के इस पॉइंट का A1 एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट का, जो पॉइंट जस्ट इस रस्सी पे है इसका, और इस पॉइंट का जो जस्ट पुल्ली पे है A1, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, A1। बोलो ये पॉइंट नीचे जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, मैं कह रहा हूं कि ये घूम रहा है, यस और नो। तो बोलो ये कितने से जाएगा नीचे इधर की तरफ, R अल्फा से। तो बोलो A1 इज इक्वल टू R अल्फा, यस और नो, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ ये पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है A2, इस पॉइंट का भी A2, इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का भी A2, दोनों का A2, और A2 कितना है, बोलो डिस्टेंस कितना है ये R, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, तो A2 भी कितना आ जाएगा, R अल्फा के बराबर। तो बोलो A1 इज इक्वल टू R अल्फा, और ऐसे ही A2 इज ऑल्सो इक्वल टू R अल्फा। अब आपके पास 5 इक्वेशन है, क्या, ये और एक A2 वाली। सही है, 5 इक्वेशन है। अब अननोन क्या क्या है हमारे पास, T1 T2 अननोन है, बोलो भाई A1 A2 अननोन है और एक अल्फा अननोन है। 5 अननोन, 5 इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहां पे सॉल्व नहीं करनी है, इसको सॉल्व नहीं करना है, हमने सिर्फ इक्वेशन लिखनी सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में जब डाटा दिया होगा तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आते चले जाएंगे। एक में से वैल्यू आ गई, दूसरे में उठा के पुट करो, दूसरे में वैल्यू आ गई, तीसरे में उठा के पुट कर दो, चौथे में पुट कर दो, पांचवें में पुट कर दो, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो बोलो भाई A1 और A2 आ गए हैं R अल्फा के बराबर। सही है, जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक ये याद रख लेंगे, और हाँ ये देखो एक्सेलरेशन हमारा पहले कितना आया था, बोलो भाई नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। याद करो, सिंपली जब हमारा ऐसा सिस्टम होता था जैसे ऊपर है लेकिन आई नहीं दे रखा था, फ्रिक्शन नहीं होता था, तब कितना आया था, बोलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जो बड़ा मास था m1 माइनस m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैंने कैसे याद करवाया था, नेट पुलिंग फोर्स, बोलो भाई m1g इधर ला रहा है, m2g इधर लेके आ रहा है, तो बोलो नेट फोर्स क्या होगी, m1g माइनस m2g, मतलब m1 माइनस m2g डिवाइड बाय उतनी फोर्स को कौन कौन चलाना है,
M1 और M2 दोनों चलाने थे, तो टोटल मास ये हो गया था। यस और नो? अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पास दो चीजें आ गई है। क्या भाई? एक तो सेम टू सेम वही वाली बात, एक बात हो गई। दूसरी, आपके पास एक पुल्ली आ गई है एक्स्ट्रा। क्या कह रहा हूं मैं? आपके पास अब पुल्ली आ गई ना, तो बोलो टेंशन ही तो है जो क्या कर रही है, पुल्ली को घुमा रही है। या मैं कहूं जो नेट फोर्स है, पुल्ली के पास खुद की ताकत तो थी नहीं, फोर्स कहां से लग रही थी? M1 और M2 के डिफरेंस की वजह से। मान लो M1 और M2 दोनों मास सेम हो जाए, तो क्या कोई एक मास नीचे और एक मास ऊपर जाएगा क्या? नहीं ना। यही मैं कह रहा हूं कि दोनों मास अगर बराबर हैं तो नहीं घूमेगा, और दोनों मास अगर अलग अलग हैं तो घूमने लगेगा। तो यानी कि घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेट का डिफरेंस। सो दिस इज योर नेट पुलिंग फोर्स। लेकिन इस फोर्स को अब क्या करना है? M1 को भी एक्सेलरेट करवाना है, M2 को भी एक्सेलरेट करवाना है, और पुल्ली को घुमाना भी है। पुल्ली को घुमाना भी है ना, तो पुल्ली को जो घुमाने वाला फैक्टर है वो ये हो जाएगा। अब देखो, ये क्या है? मेरा मास के साथ जुड़ा हुआ एक क्वांटिटी है। मैं कहूंगा कि दिस इज रोटेशनल मास। बोल दूं क्या इसको थोड़ी देर के लिए? इफेक्टिव रोटेशनल मास या इफेक्टिव लीनियर मास बोल दो। भाई लीनियर मास है ना ये M1 और M2, लीनियर मासेस के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे? लीनियर मास ही बोल देते हैं। अब मैं कहता हूं, बोलो अगर मास को मैं R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? इनर्शिया आ जाएगा मेरे पास, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। और R स्क्वायर को इधर लेके आओ, अगर मैं I को R स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसलेशनल मास नहीं आ जाएगा, इफेक्टिव ट्रांसलेशनल मास आ जाएगा। सही है? तो बोलो, यही बात लिखी हुई है, टू कन्वर्ट ट्रांसलेशनल मास टू रोटेशनल मास। भाई ट्रांसलेशनल मास कौन सा होता है? सिंपल M जो होता है ना, उसको R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? I। ठीक है? टू कन्वर्ट ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन में चलने वाला मास इनटू रोटेशनल मास। ठीक है? यहां पे लिखना चाहिए था मास या फिर ब्रैकेट में इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है, मास जो होता है, इज मल्टीप्लाइड विद R स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सही है भाई? भाई रोटेशनल वाले को R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लीनियर बन जाएगा, और लीनियर को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसलेशन सॉरी रोटेशनल बन जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पक्का? तो इस बात में कोई डाउट है क्या? क्लियर है सब? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये देखिए, ये क्वेश्चन है। देखा देखा लग रहा है क्वेश्चन, है ना? बस सेम ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बस एक ये पुल्ली वाला डिफरेंस है यहाँ पे। अब की बार पुल्ली भी साथ में घूमेगी। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट चलेंगे ना, M1 और M2, तब क्या होगा? बोलो, ये पुल्ली साथ में चलेगी, पुल्ली साथ में चलेगी। देखो भाई, यहाँ पे M1 मास है, यहाँ पे M2 मास है। ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये A2 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ठीक है भाई? एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R है, फ्रिक्शन 0 नहीं है यहाँ पे। ओके, बताओ कैसे कैसे इक्वेशन लिखेंगे? बोलो। एक तो इसके लिए लिखेंगे, सीधी बात है, क्या? M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A1। अच्छा, इसके लिए बताओ, क्या कोई M2G T2 की डायरेक्शन में है क्या? परपेंडिकुलर हो गया ये तो। बोलो, इधर फोर्स लग रही है, इधर ही एक्सेलरेशन होगा। बोलो T2 इज इक्वल टू M2A2। वैसे सॉल्व करेंगे तो A1 और A2 बराबर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए T2 इज इक्वल टू M2A2 लिख दिया। ओके, अच्छा बताओ, इस पॉइंट पे टेंशन है T1, तो यहां पे भी टेंशन कितनी होगी? T1, नीचे की तरफ T1 फोर्स लगेगा इस पे। यस और नो? बोलो, R, रेडियस R होगी, तो बोलो R इंटू T1। बोलो, ये वाली फोर्स तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है, और बोलो यहां पे एक T2 फोर्स इधर लगेगी इस पे, जो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगी। तो RT1 माइनस RT2 हमारा नेट टॉर्क हो जाएगा, इज इक्वल टू I अल्फा। सही बात है? अच्छा, इसी में देखो फिर, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? A1, तो बोलो रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी
A1 होगा, बोलो कितना है ये, A1 इज इक्वल टू आर अल्फा, यस और नो। अच्छा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2, इस पॉइंट का भी A2 और इस पॉइंट का भी A2, और A2 की वैल्यू भी कितनी होगी, आर अल्फा, यस और नो। तो A1 आर अल्फा, A2 आर अल्फा, सही है भाई। तो बोलो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और चौथी और पांच इक्वेशन हो गई, सही है। आंसर बता सकते हो आप, डायरेक्टली बता सकते हो। आंसर क्या आएगा बोलो, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड, है ना। फोर्स खींचने वाली डिवाइड बाय वो मास जिसको खींचा जा रहा है इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। बस यहां पे फर्क क्या है, एक हमारे पास क्या आ गया, पुल्ली आ गई, तो बोलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g, क्योंकि सिर्फ यही खींचने वाली ताकत है, ऐसा नो, m1g तो है खींचने वाला, डिवाइड बाय टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। बस इतना सा ही कर देना है, बस इतना सा कर दिया तो हमारा क्वेश्चन हो गया। है कुछ बात, एक्सेलरेशन पता चल गया, बोलो ए पता है, आर पता है, अल्फा आ जाएगा। बोलो भाई कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, A1 और A2 बराबर ही है, कोई समस्या है इस बात पे। चलें आगे, ठीक है। ये इसी पेज की जगह छोड़ रखी है, इसी की सॉल्यूशन की, ठीक है। अब की बार देखिए भाई, ये आपके पास कैसा क्वेश्चन है, स्टेप्ड पुली है यहाँ पे, ठीक है। स्टेप्ड पुली, अलग अलग स्टेप्स हैं यहाँ पे, और जो रस्सी है ना वो अलग अलग जगह पे लिपटी हुई है, ठीक है। जैसे ये एक चक्का है, इसके ऊपर एक और ये चक्का बना रखा है, ठीक है। और पहले पे ऊपर वाले पे भी लिपटी हुई है रस्सी, और अंदर वाले पे भी, मतलब छोटे वाले पे भी लिपटी हुई है, ठीक है। देखते हैं, ये देखो भाई, ये वाली रेडियस कितनी है, R1, ये वाली रेडियस कितनी है, R2, R1 R2 R1 R2, ठीक है भाई। हमने बोला यहां पे मास लटका हुआ है M1, किससे, ये अंदर वाली जो डिस्क है, अंदर वाली जो पुल्ली है इस पे, ठीक है। और बाहर वाली पे M2 मास लटका हुआ है। अब बताओ क्या अब की बार A1 A2 सेम होगा, A1 A2 सेम नहीं होगा अब की बार, सही है, A1 A2 अलग होगा। अच्छा बताओ किसको बड़ा मान लें, ऐसा मान लेते हैं कि भाई M1 की चल रही है और ये इधर जा रहा है। अगर हमने गलत अजम्पशन लिया होगा तो एक्सेलरेशन लास्ट में हमारा नेगेटिव आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था वो उल्टा ले लिया था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेंशन T1 T2 M1 M2, इसका एक्सेलरेशन A1, इसका A2, सही है, अल्फा, सही है भाई। बोलो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 A1। इसके लिए क्या लिखेंगे, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 A2। दो इक्वेशन हो गई, बोलो भाई। अच्छा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, A1, इसका A1, इसका A1, और यहां पे जो पॉइंट होगा इसका भी A1, सही है। अच्छा, जो यहां पे पॉइंट होगा पुल्ली पे, इसके बिल्कुल यहीं पे ऑन द पुल्ली, सेम जगह पे लेकिन ऑन द पुल्ली, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, रेडियस कितनी है, R1, तो R1 अल्फा हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, हो गया भाई। अच्छा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2, इसका A2, इसका A2, यहां पे जो पॉइंट होगा उसका A2, सही है। और यहां पे ही जो पुल्ली पे पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन R2 अल्फा, यस और नो, क्योंकि रेडियस उसकी कितनी है, R2। देखो छोटे वाला जो है वो R1 रेडियस के सर्कल में घूम रहेगा, और जो बड़े वाला है वो R2 रेडियस के सर्कल में घूमेगा, ठीक है। A2 इज इक्वल टू R2, सही बात है, कोई समस्या। अच्छा, अब एक चीज बच गई, क्या बच गई, नेट टॉर्क वाली। बोलो ये वाली जो पुल्ली है, ये वाला जो यहां वाला पार्ट है, इसको खींचा जा रहा है नीचे, इसको भी खींचा जा रहा है नीचे, देखेंगे किसकी चलेगी। लेट से, क्योंकि हमने ऐसे मान लिया ना घूमते हुए, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना ऐसे, तो बोलो इस वाले टॉर्क की चलेगी, इस वाले की कम चलेगी। तो बोलो इस वाले का टॉर्क बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बोलो R1 इंटू फोर्स T1, तो बोलो R1 T1 माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये वाला टॉर्क, तो बोलो डिस्टेंस R2 T2, सही है भाई। तो R2 T2 इज इक्वल टू आई अल्फा। 5 इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। है कुछ क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस है,
ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, डन। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वैल्यूज निकाल रखी है, यहां से T1 की वैल्यू निकाल ली, यहां से T2 की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने की कोशिश की हुई है, सॉल्व नहीं करना है वैसे। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन से ही आंसर आ जाएंगे आपके सारे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर डेटा दिया होगा तो डेटा के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यूज आती चली जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, यहाँ पे मास m1, यहाँ पे मास m2। अब मैं कहता हूं कि इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, स्मूथ सिस्टम है बिल्कुल। अब बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। मान लेते हैं कि भाई ये डोमिनेटिंग है, इसकी चलेगी, इसकी नहीं चलेगी। बोलो, ये m1 है ना नीचे की तरफ, नीचे क्या लगेगा? बोलो भाई, m1g। इधर क्या लगेगा? m1g cos अल्फा, और इधर m1g sin अल्फा। तो बोलो, इसको इस डायरेक्शन में चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, ये m2g नीचे लग रहा है, m2g cos बीटा, और इधर क्या लगेगा? m2g sin बीटा। तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? ठीक है भाई, तो बोलो नेट फोर्स क्या हो गई इस डायरेक्शन में चलाने के लिए? m1g sin अल्फा माइनस m2g sin बीटा। सही है, ये हो गई नेट फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स है इसको कौन कौन चलाना पड़ेगा? m1 भी चलाना पड़ेगा, m2 भी चलाना पड़ेगा। सही है, तो ओरिजिनली जो हमारा आंसर होता वो क्या होता? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g sin अल्फा माइनस m2g sin बीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है, अभी क्या हो जाएगा? प्लस आई बाय आर स्क्वायर, सिर्फ ये वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे? बोलो, इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं। बोलो, m1g sin अल्फा माइनस T1 इज इक्वल टू m1a1। m1g sin अल्फा माइनस T1 इज इक्वल टू m1a1। इसके लिए बताइए T2 माइनस m2g sin बीटा, T2 माइनस m2g sin बीटा इज इक्वल टू m2a2। सही है भाई, नेट फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन की। बोलो भाई, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a1, इस पॉइंट का a1, इस पॉइंट का a1। सही है भाई, और a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r अल्फा। अब आप सोचोगे कि सर यहां पे तो ये, यहां इसके ऐसे नहीं है, वहां पे तो वर्टिकल केस था, यहां पे क्या हो गया? अरे भाई, रस्सी तो बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे लिपटी हुई है ना, रस्सी कोई अंदर थोड़ी लिपटी हुई है, रस्सी तो बिल्कुल एज पे लिपटी हुई है। तो वही वाला पॉइंट लेना पड़ेगा अपने को। बोलो भाई, यस और नो? ठीक है, तो बोलो a1 इज इक्वल टू आर अल्फा। सिमिलरली इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a2 और इस पॉइंट का भी a2 इज इक्वल टू आर अल्फा, a2 इज इक्वल टू आर अल्फा। अच्छा, नेट टॉर्क की बात करते हैं। बोलो, ये रस्सी किस पॉइंट पे टच कर रखी है? सरकमफ्रेंस पे ही तो टच कर रखी है। बोलो भाई, सरकमफ्रेंस का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स, तो आर क्रॉस T1। यस और नो? तो बोलो भाई, T1 इस पे इधर लग रही है, इस पे T2 इधर लग रही है, ऐसे बोलो R क्रॉस T1 माइनस R क्रॉस T2। तो R T1 माइनस R T2, R कॉमन लेके T1 माइनस T2 R इज इक्वल टू आई अल्फा। कर लेंगे, कोई समस्या है भाई? ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहां तक कोई डाउट है? बोलो, पक्का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? स्टार्टिंग में हमने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी, और एक एनालॉजी स्टडी की थी हमने। एनालॉजी देखी थी ना? एनालॉजी मतलब जैसे फॉर्मूले वहां है वैसे ही फॉर्मूले यहां है, जैसा वहां की चीजों में रिलेशन है वैसा ही यहां की चीजों में रिलेशन है। एक्स की जगह क्या आ गया था? थीटा। वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन की जगह फोर्स की जगह मोमेंटम की जगह।
सही है भाई, मास की जगह कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा रिलेशन भी सेम थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू एल ओमेगा, आई ओमेगा, ठीक है, तो आई ओमेगा हो जाएगा, सही है, मास की जगह आई, वेलोसिटी की जगह ओमेगा, सही बात है, ओके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, मास की जगह आई आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलो रोटेशनल में, अच्छा लीनियर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी यहां क्या हो जाएगी बोलो, हाफ मास की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, सही है भाई, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसके घूमने की वजह से जो उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब अगर एक चीज घूम रही है तो उसके पास भी तो मोशन है, उसकी वजह से भी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ घूमने वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, और ये किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। अच्छा अगर कोई बॉडी घूम रही है और मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो मैं ये कहूंगा कि भैया रोटेशनल मोशन का पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजीशन ऑफ मास, या मैं कहूं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी, mgh रहेगी, m टोटल मास, g ग्रेविटी, h हाइट। हाइट कहां से, रेफरेंस लेवल से, उससे ऊपर है तो पॉजिटिव, उससे नीचे है तो नेगेटिव, रेफरेंस लेवल पे है तो जीरो, सही है। और मास की पोजीशन कहां मानेंगे, सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे, सही है। सेंटर ऑफ मास निकालना आता है सबको, ठीक है, बेसिक फिगर्स का तो पता ही है। अगर मुश्किल आए तो पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर उसकी लोकेशन के हिसाब से h डिसाइड करोगे। नहीं आई बात समझ में, रिपीट करूं क्या, देखो मास पता होगा आपको, जी पता होगा, h मतलब रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट है, किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अगर सेंटर ऑफ मास पता है तो उसकी हाइट निकाल देंगे डायरेक्टली, अगर नहीं पता है तो पहले सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालेंगे, फिर वहां से हम क्या करेंगे, h डिसाइड करेंगे। ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्लियर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर क्लियर हो गया, और एम जी एच भी क्लियर हो गया है, सही है, ठीक है भाई। ओके, a rod rotating with omega as shown, ठीक है भाई, एक रॉड है, रॉड दिख गई आपको, मास कितना है इसका, m, मास m है, लेंथ l, घूमने की वेलोसिटी ओमेगा। अब फॉर्मूला पता है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 3। तो फॉर्मूला पता ही है आपको, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी है इसके अबाउट, ml स्क्वायर बाय 3, ये वैल्यू उठाओ यहां पुट कर दो, ml स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, वहां पे कितना आ गया, हाफ ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, सही है भाई। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल ये कुछ और रेफरेंस है शायद, ये कोई और रेफरेंस का क्वेश्चन है, कुछ और रेफरेंस दिया होगा। बाकी ये बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो h हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, √2gh वेलोसिटी होगी, सही है। इनिशियल एनर्जी कितनी थी बोलो, जस्ट ड्रॉप किया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे तो mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो वापस जमीन पे आ गया तो h उसकी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सारा सॉल्व करके v इज इक्वल टू √2gh, सही है भाई, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। ए डिस्क रोटेटिंग विद ओमेगा अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर, क्वेश्चन में ही है जो
डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर सेंटर से पास होने वाला एक एक्सिस होता जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क होता, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? mr²/2। डिस्क का कितना होता है भाई? mr²/2। वो कहां होता है? एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क होता है, और डायमीटर से पास होगा तो उसका आधा mr²/4। सही है। अगर डिस्क ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है तो mr²/2, और अगर ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है तो mr²/4। बेसिकली डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो mr²/4 आ जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू। सही है। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा², आई की जगह mr²/4 रख देंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चन कह सकते हैं। ओके, ए रॉड इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल एज शोन। ठीक है भैया, तो ये रॉड जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल है इनिशियली। ज्यादा मत हिलो यार देवांश, हिलो मत। ये है रॉड, ठीक है, मास m, लेंथ l, यहां पे हिंज है, यहां पे एक छत है, छत से यहां से रस्सी बांध के इसको लटकाया हुआ है। ओके, अब कह दिया गया कि इनिशियली ये ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, अब इस रस्सी को काट दिया गया। अब रस्सी को काट दिया जाएगा तो क्या होगा? ये ऐसे झूल के यहां आ जाएगी। यस और नो? अब कहा गया है, पूछा गया आपसे कि जब ये वर्टिकल हो जाएगी तब इसकी क्या बतानी है? ओमेगा बतानी है। रॉड इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल एज शोन, फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड व्हेन इट इज वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाएगी तो कितनी ओमेगा हो जाएगी इसकी? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं कहता हूं। देखो, रॉड इनिशियली ऐसे थी, तो यही मेरा ग्रेविटेशनल एनर्जी का रेफरेंस मान लिया मैंने। ठीक है, इससे ऊपर होगा कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी, इससे नीचे होगा तो नेगेटिव एनर्जी। सही है। अब जब ये रॉड यहां से यहां आ गई तो बोलो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। मैं कहूंगा मास पहले यहां था, मास अब कितनी हाइट नीचे आ गया है? L/2 हाइट नीचे आ गया है। यस और नो? अगर मास L/2 हाइट नीचे आ गया है तो बोलो एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh होती है। और कितनी हाइट नीचे आ गया? L/2, तो L/2 कैसा? नेगेटिव। ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है। अब मैं कहता हूं कि जब ये यहां से घूम के यहां पहुंचा, यहां से घूम के यहां पहुंचा, तो इनिशियली तो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल। जब रस्सी कटी तो इसकी इनिशियल ओमेगा कितनी थी? 0। जब ये यहां पहुंचा तो इसकी ओमेगा कितनी हो गई? ओमेगा के बराबर मान लेते हैं उसको। ठीक है भाई। अब बताओ फाइनल में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा², क्योंकि ये सिर्फ घूम रही है। यस और नो? ठीक है भाई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 इस लेवल पे है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है भाई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -mgL/2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी 0 0, फाइनल एनर्जी बोलो काइनेटिक फाइनल हाफ आई ओमेगा², फाइनल पोटेंशियल -mgL/2। mgL/2 को इधर लेके जाओ, आई की वैल्यू कितनी है बोलो इस एक्सिस के लिए? ml²/3। वैल्यू पुट करेंगे ml²/3, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, √3g/L। आ गया ना? है कुछ मुश्किल क्वेश्चन में? बोलो भाई, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन और हैं यहां पे आगे, उनको कर लेते हैं आज। ठीक है भाई। ये जो रॉड है ये इनिशियली वर्टिकल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है ये रॉड, ऐसे है ये रॉड। ठीक है, और क्या किया भाई, ये पहले यहां थी, बिल्कुल मैंने इसको जस्ट टच कर दिया, और फिर क्या हुआ? ये ऐसे होते होते और ये ऐसे वर्टिकल हो गए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब ये यहां आएगी तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यस और नो? तो पूछा हुआ है कि यहां पे ओमेगा कितना होगा, ये पूछा हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ बहुत हाई फाई नहीं है। बोलो भाई, इसको रेफरेंस लेवल मान लिया है, ये रेफरेंस लेवल है। बोलो इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड ऐसे घूम रही है। यस और नो? तो बोलो आई की वैल्यू कितनी है? ml²/3। आई की वैल्यू पता है, ये मेरा रेफरेंस लेवल है। बोलो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां है? L/2 हाइट पे। तो बोलो इनिशियल यू आई कितना हो जाएगा? mg, इससे ऊपर है L/2, पॉजिटिव रहेगा आंसर।
अच्छा, इनिशियली जस्ट मैंने इसको टच किया था और ये आगे चला गया, यस और नो? तो बोलो इनिशियल काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। अच्छा, जब ये यहां पहुंचा तो मैं कहता हूं इसकी ओमेगा, ओमेगा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? के फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू, बोलो यहां से कितना नीचे है ये हाइट? L/2 हाइट नीचे है, रेफरेंस लेवल से नीचे है, मतलब एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव, माइनस mg L/2। कोई दिक्कत? सही है भाई। अच्छा, इनिशियल प्लस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्लस फाइनल, यस और नो? बोलो, यही कर देते हैं, चलो ऐड कर देते हैं डायरेक्टली इनिशियल। अच्छा बोलो, हम कैसे लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। कोई एनर्जी का लॉस करवाने वाले फोर्स है क्या यहाँ पे? कोई फ्रिक्शन हो, कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। बोलिए, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। बोलो इनिशियल काइनेटिक जीरो, इनिशियल पोटेंशियल mg/2 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है? ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। सही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mg/2, वो भी कैसा? माइनस का। सही है भाई, इसको उठा के इधर ले आओ। mgl/2 प्लस mgl/2 कितना हो जाएगा? mgl, m से m काट दो। सही है, बोलो l से एक l काट दो, 6 इधर, 6 g एज इट इज, एक l इधर, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू √6g/l। है कुछ मुश्किल क्वेश्चन में? इजी है ना? ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, √6g/l। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है इसमें कि जो रॉड है ना, वो इनिशियली पिछले केस में क्या था? ऐसे वर्टिकल थी और बाद में भी क्या हो गई थी? वर्टिकल। अभी क्या कह रहा है? रॉड वर्टिकल नहीं है शुरू में, किसी एंगल थीटा पे है, बस कुछ भी नहीं है। अपने को क्या करना होता है बोलो? अपने को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी होती है, यस और नो? तो मैं क्या करता हूं, ये हिंज के लेवल को फिर से रेफरेंस लेवल ले लिया मैंने। ठीक है, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां पे। बोलो ये डिस्टेंस कितना है? तो बोलो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो गया? L/2 cos थीटा, और ये कितना हो गया? तो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है ये? है भाई, बोलो। और जब ये फाइनली नीचे चला जाएगा तो बोलो रेफरेंस लेवल से कितना नीचे चला गया? L/2। तो बोलो इनिशियल काइनेटिक, यहां से रिलीज किया इसको, बोलो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पे है? mgh, h कितना है? L/2। सही है भाई। फाइनल बोलो, फाइनल जब ये यहां पहुंच गया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितना नीचे है ये? L/2, तो माइनस mg/2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। mgh वाला फॉर्मूला लगाया है और L/2 नीचे है, तो माइनस mg/2 हो गया। बोलो इनिशियल प्लस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्लस फाइनल। बोलिए क्या आएगा? इनिशियल काइनेटिक जीरो, इनिशियल पोटेंशियल mg/2 साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ml²/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस mgl/2। इसको उठा के इधर ले आओ, mgl/2 साइन थीटा प्लस mgl/2, बोलो उसको उठा के इधर ले आओ, mgl/2 प्लस mgl/2 साइन थीटा। mgl/2 कॉमन ले लो, mgl/2 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो 1/2 ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। सही है भाई, m से m कट गया, एक l से एक l कट गया, 6 इधर लेके आओ, हाँ 2 से 2 भी कट गया। ठीक है भाई, 6, हाँ सॉरी 3 हो गया ना, 3g/l 1 प्लस आया ना आंसर? सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ही, आ गया। 1 प्लस साइन थीटा 3g/l, 1 प्लस साइन थीटा 3g/l। कोई दिक्कत? ये दो क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं अब। ठीक है भाई, देखो अब की बार क्या हो रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही सिंपल है।
देखो, फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। भाई यहां है और बाद में यहां हो गई है। बोलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनल। यहां पे मान लिया कि ओमेगा हो गया है इसके पास, यस और नो? बोलो, ये L/2, ये L/2 cos थीटा, ये कितना? बोलो, रेफरेंस लेवल से कितना नीचे होगी? L/2 sin थीटा। तो बोलो, इनिशियल प्लस इनिशियल, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनल माइनस mg L/2। इसको उठा के इधर ले आओ, काट कूट के अपना ओमेगा आ जाएगा। सही है भाई? तो यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं। सही है? 3g sin थीटा बाय L। कोई दिक्कत? ओके, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। देखो, यहां पे ये स्ट्रिंग है, इसको काट दिया, हॉरिजॉन्टल थी ये रॉड पहले, और स्ट्रिंग को काट दिया। पूछ रहा है कि अल्फा जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। देखो, कल ही आंसर आया था 3g/2L, याद आ गया? कल ही आंसर आया था ना। किया क्या है हमने? टॉर्क निकाल लिया इसके ऊपर। बोलो, टॉर्क लगाने वाला कौन है? mg। कितने डिस्टेंस पे है? L/2, तो R क्रॉस F, तो L/2 इंटू mg, टॉर्क आ गया। बोलो भाई, L/2 mg इज इक्वल टू आई अल्फा, आई कितना है? ml²/3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, ये है हिंज फोर्स। अच्छा हाँ, ये पुराने फॉर्मूले देख लो। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v²/r, है ना? और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा। ठीक है, हिंज फोर्स अगला टॉपिक है, ये कल क्लास में करेंगे। ठीक है भाई? अब आज कोई डाउट है आज किसी टॉपिक में? पक्का है तो अभी बता दो, नहीं तो हमेशा हमेशा शांत रहना।